नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1526 की महत्वपूर्ण घटना। जैसे कि हम बता सकते हैं मुगल वंश की शुरुआती काल और बाबर की लड़े गई तमाम युद्ध हैं और इसके द्वारा जो विशेषताएं आप लोगों को जानना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से मुगल वंश का संस्थापना किया और या किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण शासक बाबर नामक के जो ग्रंथ है वह माना जाता है सबसे विशिष्ट ग्रंथों में से भी एक। ठीक है, तो हम इसको पहले देखते हैं कि शुरुआती दौर से किस प्रकार से वह भारत में आया और यहाँ पर अपना मुगल वंश को बसाया। ठीक है, क्या क्या इसको सामना करना पड़ा भारत के राज्यों में आने के बाद। ठीक है, तो कौन कौन शासकों से लड़ना पड़ा, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण युद्धें लड़नी पड़ी, हम तमाम जानकारियों को आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़ करके आप जाइएगा नहीं, बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, परंतु आम तौर पर उसे मुगल पुकारा गया है। मुगल वंश भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश ने भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, भारत के अधिकांश भू क्षेत्र को राजनीतिक एकता प्रदान की और इसे एक श्रेष्ठ शासन प्रदान किया। ठीक है, इस वंश में बाबर से औरंगजेब तक एक से एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक हुए, जिन्होंने शासक के यश और सम्मान में वृद्धि की। वे सभी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र बादशाह मानते थे। मुगलों ने भारतीय युद्ध प्रणाली में परिवर्तन किए तथा पहली बार तोपखाने और घुड़सवार सेना के संतुलित प्रयोग की उपयोगिता को सिद्ध किया। मुगल वंश के स्थापना के समय से भारत में धार्मिक उदारता की नीति आरंभ हुई। मुगल बादशाह मुख्यतः राजनीतिज्ञ और साम्राज्य निर्माता थे। धर्म प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। संभवतः 300 वर्षों से अधिक समय के पारस्परिक सहवास ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट कर दिया था और भारत में धर्म युद्ध, जिहाद, ठीक है, धर्म अंधता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। ठीक है, कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुगल वंश है वह 300 सालों तक यहाँ पर लगभग रहा था और यहाँ पर जिहाद में कि धर्म हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभेद उत्पन्न हो गया था बहुत ज़्यादा में। ठीक है, क्योंकि यार उसी समय से यार इस्लामी धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में कट्टरता बढ़ती गई। भारत के व्यापार जो था, उद्योग और संपत्ति में भी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव कला और साहित्य पर पड़ा। मुगल काल में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी कलाओं और फारसी, उर्दू, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति हुई। इन सभी कारणों से मुगल वंश वैभवपूर्ण रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबर का प्रारंभिक जीवन। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थापना भी किया। ठीक है, यानी कि केंद्र जो है बनाया, वहाँ पर स्थान भी बनाया। उसके पश्चात के मुगल बादशाह यह कभी ना भूल सके थे कि उनकी शक्ति का स्रोत और राज्य का केंद्र दिल्ली था। ठीक है, तो बाबर जो है सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली में ही बनाया। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के छोटे से राज्य में जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1483 ईस्वी को। और इसकी मृत्यु कब है साथ ही में नोट कर लीजिए, 1530 ईस्वी में। ठीक है, आगे बताएंगे सारा डिटेल, अभी यहाँ इतनी जानिए। वह पितृ वंश की, मैंने कि पितृ वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो अपने छोटे राज्य से संतुष्ट ना था। मैंने कि उसका पिता जो था छोटे राज्य में था, वो संतुष्ट नहीं था, वो भी नहीं, उसका पिता भी नहीं। ठीक है,
और जिसने अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लिए थे। 1494 ईस्वी में जबकि उसके साले माने कि उसके मामू, कौन, नहीं बाबर का मामू अहमद खां और महमूद खां ने क्या किया कि उसके राज्य पर आक्रमण किया, है ना, आक्रमण किया हुआ था। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई उसी समय, उसी वर्ष 1494 ईस्वी को। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 11 वर्षों की अवस्था में गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब? 11 वर्ष की अवस्था में। जिस समय से वह गद्दी पर बैठा उसी समय से उसकी कठिनाइयां आरंभ हो गई। उसके राज पर दो शत्रुओं के आक्रमण कर रखा था, परंतु अपनी कूटनीति और दृढ़ता से उन्हें वापस भगा दिया। मैंने कि उसके तंग कर रहा था दो शत्रु, तो उसको भी वापस भगा दिया। उसमें कोई तकलीफ उसको नहीं हुई, लेकिन शुरुआत से उसको मैंने कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, और वह क्या हुआ कि अपनी गद्दी पर सुरक्षित रह सका। अगले 10 वर्ष बाद बाबर के लिए अत्यधिक कठिनाई थे। 10 वर्ष जो आने वाला था वो बहुत ही कठिनाई थे। संबंधियों का विरोध और आंतरिक षड्यंत्र ही उसकी कठिनाई के कारण ना थे, बल्कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी उसका कारण थी। मैंने कि बाबर भी चाहता था कि हम बड़े साम्राज्य में स्थापित राजा बने, छोटे मोटे राज को राज में शासन करना नहीं चाहता था। ठीक है, उसका महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। बाबर प्रारंभ से ही अपने पूर्वज तिमूर की विजयों से प्रभावित था और उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करने के लिए लालची था, है ना, मैंने कि ललाहित था बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में मैंने कि समरकंद कहाँ पर है? अफगानिस्तान में ना। तो समरकंद को जीतने का उसका पहला प्रयास 1494 ईस्वी में असफल हो गया था, ये बात पता होना चाहिए। और 1497 ईस्वी में उसने उससे पहली बार जीता, परंतु वह उसे केवल 100 दिन ही अपने अधिकार में रख सका था। ठीक है, कितना? 100 दिन के लिए। 1501 ईस्वी में एक बार फिर उसने समरकंद को जीता, परंतु इस बार भी उसे 8 महीने के पश्चात उसको छोड़ना पड़ा। राइट। सोबानिखा के नेतृत्व में उज्बेकों ने प्राय संपूर्ण मध्य एशिया को अपने अधिकार में कर लिया। इस कारण बाबर मध्य एशिया की राजनीति में सफल ना पा सका। बाबर ने 2 बार फरगना को खोया, अपनी राजधानी अंदीजान को खोया, और वह अनेक अवसरों पर इधर उधर खोहों और उन्हें की घाटियों में क्या हुआ, घाटियों में अपने कुछ साथियों के साथ अथवा अकेले ही भटकता रहा। मैंने कि उसको अपनी राजधानी से भी निकाल दिया गया दोस्तों बाबर को, और वह कुछ दिनों तक अकेला ही भटकता रहा अपने कुछ साथियों के साथ। ठीक है, उसने स्वयं लिखा था, मैंने रमजान का त्यौहार 2 बार एक ही स्थान पर नहीं मनाया। रमजान माने कि कुछ होता है त्यौहार, ठीक है, इस्लामी धर्म में। आगे देखते 1501 ईस्वी में सेबानिखा से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था, तभी अफगानिस्तान की अस्थिर माने कि जो स्थिर नहीं था और दुर्बल राजनीति ने उसे वहाँ हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। कहाँ पर? उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्जा, इसका चाचा का नाम क्या था? उलुग बेग मिर्जा, और उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कंफर्म यहाँ पर हो जाइएगा। ठीक है, की मृत्यु हो गई। उलुग में जो था बेग मिर्जा तो की मृत्यु हो गई। बाबर ने इसका लाभ उठाया, और लाभ उठाया क्या? 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के। काबुल और गजनी पर बाबर का अधिकार हो गया। तब बाबर के अधिकार में एक बड़ा राज्य आ गया। ठीक है, काबुल में उसने अपनी शक्ति को संचित किया और सेना की संख्या में वृद्धि की। मैंने कि जब उसके अंदर आ गया तो सेना में बढ़ोतरी करना चालू कर दिया। 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि ग्रहण की। मैंने बादशाह नहीं, पहले पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। मैंने पैतृक मैंने कि पिताजी का जो होता है ना सरनेम, उस प्रकार से वह धारण करता था। क्या था? मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा ऐसा होता है ना उसका नाम, तो उसका पिताजी नाम था, तो उसी प्रकार से वह मिर्जा लगाता था पैतृक में। मैंने पादशाह मिर्जा पादशाह ऐसा करके होता है ना। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बाबर की भारत विजय। ठीक है, लोदी सुल्तान से संघर्ष हुआ उसका। कैसे हुआ देखते हैं। आक्रमण अथवा पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण बाबर आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लालसा उसे
प्रारंभ से ही था। उसने इसी आशय से समरकंद और मध्य एशिया को जीतने के निरंतर प्रयत्न किए थे। भारत विजय उसकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। 1503 ईस्वी में उसने एक बुढ़िया से तैमूर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की कहानी सुनी थी दोस्तों। आक्रमण कब किया था तैमूर? 1398 ईस्वी में, ध्यान देना, ठीक है। उसी समय उसका दिमाग में चल रहा था, मैंने कुछ कहानी सुना था उसको। परंतु बात रखिएगा नोट को में कि संभवतः बाबर भारत पर आक्रमण करने की योजना ना बनाता यदि उसे मध्य एशिया की राजनीति में सफलता मिल जाती। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये। अगर मध्य एशिया में उलझ जाता, मैंने कि अफगानिस्तान तरफ ही इसका अच्छा खासा शासक मैंने कि साम्राज्य मिल जाता, तो भारत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। लेकिन बेटा ये क्या किया, ये इधर आ गया क्योंकि उसको वहां पर सफलता नहीं मिली। उत्तर पश्चिम की ओर की असफलता ने उसे विश्वास दिला दिया कि यदि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो दक्षिण पूर्व माने कि भारत अर्थात भारत की ओर बढ़ना होगा। वहां पर उसका दाल नहीं गलने वाला, उत्तर पश्चिम में नहीं होगा तो दक्षिण पूर्व चलो, अब मतलब कि भारत में चलो। बाबर का चरित्र और क्षमता उसे भारत पर आक्रमण करने में सहायक थे। उसका क्षमता था बहुत ज़्यादा, लड़ने उड़ने का, चलने का, पैदल घुड़सवारी करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी था, ठीक है। निरंतर प्रयत्न करते रहना बाबर के जीवन का लक्ष्य था। वह कभी हार मानता ही नहीं था। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल, उज्बेक, ईरानी और अफगानों से युद्ध करते हुए उसने युद्ध के विभिन्न तरीके सीख लिए थे दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पर है कि जितना भी युद्ध करता था सभी युद्धों से कुछ ना कुछ वह सीखते जाता था। तुर्क से सीखा, मंगोल से सीखा, उज्बेक से सीखा, ईरानियों से सीखा, ठीक है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा से तोपचियों की सहायता से उसने एक बड़ा तोपखाना तैयार कर लिया, ठीक है। और भारत में उसकी सफलता का एक मुख्य कारण बना। भारत में युद्ध करने का और सफल पाने का एक महत्वपूर्ण योगदान था तोपखाना का, ठीक है। मैंने कि तोप चलाने की उसके विद्या आता था। तोप समझ रहे ना, पहली बार किया था जो पानीपत में, नहीं? बहुत अच्छा बात आ रहे सबको। ओहो, आगे देखते हैं। भारत की संपत्ति बाबर की लालसा को बढ़ावा देने वाली थी। देखिए भारत में बहुत संपत्ति था पहले। आर्थिक दृष्टि से भारत उस समय भी संपन्न था और बाबर को इसका ज्ञान था। हालांकि धन की लालसा बाबर का आक्रमण का मुख्य कारण नहीं था, ठीक है, मुख्य कारण नहीं था, लेकिन हम बता सकते हैं कि भी उसमें भारत बहुत ही पूंजीपति वाला देश रहा करता था। अभी भी है, ऐसा नहीं कि भारत मेरा कमजोर देश है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है। आगे देखते हैं। भारत की दुर्बल राजनीति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा और अवसर प्रदान किया, क्योंकि यहाँ पर जो शासक था वो आपस में सब लड़ते रहता था, ठीक है। भारत राजनीति की दृष्टि से विभक्त था। इस समय उत्तरी भारत में सबसे बड़ी शक्ति अफगानों की थी। दिल्ली का अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी संपूर्ण भारत क्या, उससे तो उत्तरी भारत भी संभल नहीं रहा था दोस्तों। जो इब्राहिम लोदी था ना, वो उत्तरी भारत संभल नहीं रहा था। भारत का राजा है, ठीक है, और मैंने कि उत्तर प्रदेश में कुछ और है तो दिल्ली में कुछ और शासक है, उसका कुछ राजस्थान में कुछ और है, इस प्रकार से था। तो सोचा कि यहाँ पर कोई संगठित नहीं है, मस्त फायदा उठाते हैं, साला घुस जाते हैं, छक्का मारना है मैदान में, ठीक है। बिहार में लोहानी वंश के आकर अफगान सरदार स्वतंत्र होने का दावा कर रहा था। देखिए क्या मैंने कितना फूट था भारत में। पंजाब में दौलत खान लोधी एक प्रकार से स्वतंत्र शासक होने का प्रयास कर रहा था। गुजरात, मालवा और बंगाल में भी अफगान शासक थे। सब अपने स्वार्थों और राज विस्तार में लिप्त थे। मैंने कि भारतीय में से लड़ रहा था, विदेशी आक्रमण कभी करने की सोच में करता था, समझा। इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा था। सिंध, कश्मीर, उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु कोई शक्तिशाली नहीं था। राजस्थान में मेवाड़ का शासक राजा राणा सांगा सबसे अधिक शक्तिशाली था, पूरा राजस्थान को कब्जे में कर रखा था। दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को था, जो राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में चरण सीमा पर था। मैंने कि था लेकिन अब खत्म हो रहा था, ठीक है। इस प्रकार भारत की राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता का अभाव था। हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान तथा अफगान और अफगान एक दूसरे के शत्रु हो गए रहे थे, शत्रु हो रहे थे।
इसका लाभ बाबर ने लिया, मस्त खतरनाक तरीके से लिया बेटा। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था दोस्तों। संभवतः बाबर के पंजाब में आ जाने के पश्चात, ठीक है, राणा संग्राम सिंह जो था, राणा सांगा का पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह, ने भी इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। जो राजस्थान का शासक था कौन, राणा सांगा, वो पहले बाबर का ही समर्थन किया, ठीक है, उसको विरोध नहीं किया। बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। बहुत ही चतुर्मन था बाबर। इसी कारण भारत पर उसने 4 आक्रमण पहले किए और तब 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम पानीपत का प्रथम युद्ध था, 1526 में लड़ा था। ठीक है, तो पहले 4 आक्रमण क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, बाबर ने अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के 2 स्थान, मतलब कि कौन था स्थान, बाजौर और भैरा को जीता। उसका दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया, पंजाब और सियालकोट और सैयदपुर में। ठीक है, पंजाब के सियालकोट और सैयद पर भी अधिकार किया। बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और 5वां आक्रमण और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ये महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, और भी सारे महत्वपूर्ण युद्ध है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोधी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। बाबर के पास 25,000 के लगभग होगी। उसी प्रकार इब्राहिम लोधी की सेना में 1,000 हाथी और 1,00,000 सैनिक बताए जाते हैं, परंतु संभवतः उसकी सैनिकों की वास्तविकता संख्या लगभग 40,000 होगी, माने कि फिर भी अकबर से ज्यादा था किसका, इब्राहिम लोधी का। दोनों पक्षों की वास्तविकता कुछ संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इब्राहिम लोधी की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से माने कि कम था। ठीक है, अधिक थी, किसका, बाबर से अधिक थी। ठीक है, एक सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही, माने कि लड़ते रही। उसके बाद छूट-फूट युद्ध भी हुआ, परंतु वास्तविक युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातःकाल से हुआ और दोपहर तक उसका निर्णय हो गया। युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोधी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना और बंदूकें थी, जबकि इब्राहिम लोधी के पास इन सब का सर्वथा अभाव था मतलब कि कमी था। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध के परिणाम, पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का तो नहीं, किंतु लोधी वंश का भाग्य का निर्णय कर दिया था। युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के सभी भागों पर आक्रमण कर लिया। उसने इस युद्ध की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव डाली। पानीपत के युद्ध से ही भारत में नींव डाली थी। खनुआ का युद्ध देखते हैं अब। ठीक है, खनुआ का युद्ध कब हुआ था, 16 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इस युद्ध का डेट नाम रखिएगा। राजपूतों के विरुद्ध खनुआ के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को सहायता दी थी। कौन, राणा सांगा, कि वह बाबर यानी कि हमको सहायता करेगा और इब्राहिम लोधी को हरा करके भी चला जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर बाबर होशियार निकला। अब बोला, चच्चा अब तो हम जीवे ना करबो, हम तो बेटा यहीं रहेंगे चाहे जे हो जाए। ठीक है, तो संभवतः इसी कारण जो था इब्राहिम लोधी को विरुद्ध में बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। परंतु जब बाबर ने यहाँ पर रहने का निश्चय स्पष्ट हो गया, तब उसने एक विदेशी की तुलना में स्थानीय अफगानों को अधिक ठीक समझा। कहने करते राणा सांगा समझने लगा कि बेटा अफगान ही सही था, है ना, ये बाबर तो बहुत खतरनाक हो यार, जीवे ना करो हो, है ना। आगे देख लेते हैं।
बाबर ने राणा सांगा पर यह दोष लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसे सहायता नहीं दी, और राणा ने बाबर पर यह दोष लगाया कि बाबर ने बयाना, धौलपुर और कालपी पर अवैध अधिकार किया है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में चल रहा था। इस युद्ध में बाबर का मुकाबला भी राणा सांगा से था, जिसके बारे में यह विख्यात है, यानी कि विख्यात था कि उसने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे। कौन? राणा सांगा 100 युद्ध लड़ चुका था, और जिसके शरीर पर 80 घाव का चिन्ह थे। निसंदेह राणा सांगा बाबर की भांति ही एक अनुभवी सेनापति था, यानी कि बहुत ही एक्सपीरियंस दोनों लड़ाकू सेनापति थे। ठीक है, मुसलमानों को तमगा अथवा मतलब कि व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया। अपने सैनिकों के सामने एक जोशीला भाषण दिया। भाषण क्या था? युद्ध के पश्चात स्वदेश जाने के इच्छुक सैनिकों को वापस जाने देने का आश्वासन दिया, और 11 फरवरी 1527 ईस्वी को जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, जिहाद मतलब क्या होता है? धर्म के बचाव के लिए लड़ना। ठीक है, घोषित कर दिया। इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ा, मैंने कि जिस प्रकार से चाहता था, उसको अपेक्षा करता था कि नहीं, एक्सपेक्टेशन करता था, वैसा ही पड़ा, उस प्रभाव उसको मिला, असर। बाबर के सभी सैनिकों और सरदारों ने कुरान पर हाथ रखकर मरते दम तक युद्ध करने का शपथ ली। ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खनुहा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। बाबर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा सांगा के पास लगभग 80,000 सैनिक थे। 16 मार्च को प्रातः 9 बजे युद्ध आरंभ हुआ और 20 घंटे तक चलता रहा। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और युद्ध के बीच में ही उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। राजपूतों ने मुगल घुड़सवारों और तोपखाने के आक्रमणों का साहस और शौर्य से मुकाबला किया, परंतु अंत में राजपूत सेना तितर बितर हो गई और बाबर की विजय हुई। जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे चंदेरी की विजय क्या हुआ था। ये 1528। ठीक है, खनुहा के युद्ध के पश्चात बाबर की दूसरी मुख्य विजय चंदेरी की थी। चंदेरी व्यापार और राजनीति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था तथा मालवा और उत्तर भारत की मुख्य सड़क वहां से गुजरती थी। बाबर ने शमशाबाद के बदले में मेदिनी राय से चंदेरी मांगा। उसके इनकार करने पर उसने 1528 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को प्रातः 1 घंटे के युद्ध के पश्चात किले पर अधिकार कर लिया गया। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया और हजारों की संख्या में राजपूत कत्ल कर दिए गए। मेदिनी राय की दोनों लड़की को हुमायूं को भेंट स्वरूप दे दी गई। अब हम बात करेंगे अफगानों से घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में वह बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। अफगान उस समय तक पूर्व में एकत्रित होकर कन्नौज तक बढ़ आए थे। अफगान ने महमूद लोदी को पूर्व में बुला लिया था और बिहार उनके अधिकार में था। घाघरा कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, लेकिन पूर्व में था। और क्या हुआ कि यहाँ पर बिहार उनके अधिकार में था। संभवतः बंगाल का अफगान शासक जो था, बंगाल का अफगान शासक कौन था? नुसरत शाह उनकी सहायता कर रहा था। बाबर बंगाल की राजनीति में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसने पत्र व्यवहार के द्वारा क्या हुआ कि नुसरत शाह से समझौता करने का प्रयत्न किया, जिससे वह महमूद लोदी और उसके समर्थकों की सहायता ना करे। नहीं, कौन बोला था ये? बाबर। किससे? नुसरत शाह से। ठीक है, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के तट पर अफगानों से उसका युद्ध हुआ। बाबर को पूर्ण सफलता प्राप्ति हुई। अनेक अफगान सरदार उसकी शरण में आ गए। महमूद लोदी बंगाल भाग गया। बिहार का कुछ भाग मोहम्मद खान लोहानी को और अधिकांश भाग जलालुद्दीन को दे दिया गया। केवल कुछ भाग बाबर ने अपने अधीन रखा। शेर खां सुर को माफ कर दिया गया और जलालुद्दीन ने उसे अपना मंत्री बनाना स्वीकार कर लिया, किसको? जलालुद्दीन को। ठीक है,
बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से सिंध कर लिया, मतलब कि संधि कर लिया था, जिसके द्वारा दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता तथा सीमाओं को स्वीकार कर लिया। और नुसरत शाह ने यह आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। अब हम बात करेंगे बाबर की अंतिम दिन और मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, घाघरा के युद्ध का बाबर का अंतिम युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था। 3 बड़े युद्धों के पश्चात, यानी कि बाद जीतकर बाबर ने भारत में सिंधु नदी से लेकर बिहार तक, हिमालय से लेकर ग्वालियर और चंदेरी तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उत्तर भारत में मुगल शक्ति को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही गई थी। इस प्रकार मुगल राज्य भारत में स्थापित हो चुका था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी जो था इसका हुमायूं बना। ठीक है, बाबर की शव को पहले आगरा के आराम बाग में, ठीक है, आराम बाग में, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया।